अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को इंक्वायरी कमेटी का सरबरा बनाने का फैसला किया है, लेकिन अपोजिशन ने इस तैनाती को मुस्तरद कर दिया है। नून लीग का कहना है कि वो उस फैसले में शामिल थे जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल किया, सुप्रीम कोर्ट बेंच का हिस्सा थे। उनका यह भी कहना है कि वो इस वक्त भी शौकत खानम के बोर्ड पर हैं और इसके अलावा जिस वक्त ब्रॉडशीट से नैब ने मुआहदा किया था उस वक्त वो डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ किया है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि हुकूमत की बदनीयती साफ जाहिर है और वो चाहते हैं कि इस केस में सारा मलबा अपोजिशन और मुखालफिन पर डाला जाए। तो दोनों बड़ी जमातों ने इस पर एतराज़ किया है, लेकिन दूसरी तरफ शेख रशीद समझते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की जो तैनाती है वो दुरुस्त है, बल्कि उन्होंने ये तक कहा है कि वॉल्यूम 10 JIT का पड़ा हुआ है और इस वजह से अपोजिशन के लिए ये पनामा 2 साबित होगा। इस पर मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए खुद शेख रशीद साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। वज़ीर दाखिला हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अजमत सईद साहब की जो तैनाती है उसको मुस्तरद कर दिया है अपोजिशन ने। 2-3 एतराज़ात हैं कि वो शौकत खानम के बोर्ड पर भी हैं, नवाज शरीफ की जो नाअहली का फैसला था उस बेंच का वो हिस्सा भी थे, और इसके अलावा वो डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल भी थे नैब में उस वक्त जब नैब ने यह मुआहदा किया था ब्रॉडशीट के साथ। अब ये जरा बताइएगा कि इमरान खान साहब जो खुद कहते आए हैं कि न्यूट्रल एम्पायर के साथ मैं खेलने का आदी हूं, तो क्या वजह है कि ये जो मफादात के टकराव का जिक्र हो रहा है इससे बचने के लिए कोई और नाम नहीं सिलेक्ट किया गया और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का नाम आप लोगों ने दिया है? जो भी नाम देंगे ना, इनको मलक कयूम चाहिए, चौधरी इफ्तिखार चाहिए, नसीम हसन शाह चाहिए, शेख अजमत सईद एक जबरदस्त नाम है, कानून के अलमबरदार लोग हैं। आप अल्टीमेटली ये केस पाकिस्तान का पनामा 2 बनने जा रहा है और इसका फैसला शायद कहीं और इससे भी बड़ी अदालत में जाके होने पड़ेंगे। अब ये भूल जाएं ये केस के न इसराइल ना मंजूर, कौन बदबख्त इसराइल को मंजूर करने जा रहा है? खत्म नबूवत, हम सिपाही खत्म नबूवत के, तुम बेईमान हो क्या? कौम को आप बेवकूफ बना रहे हैं 6 महीने से, ना आपने रिजाइन दिए हैं, ना सेनेट में आप लड़ने जा रहे हैं, जिमनी इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं, अपने मामलात बेहतर मैनेज कर रहे हैं, आप यहाँ शाम गरीबा मना रहे हैं और बिलावल जो है वो जिगर उधर जश्न मना रहा है पीली पगड़ियाँ पहन के इलेक्शन जीतने का। मैं कोई तो बात, कौम को इतना बेवकूफ बनाओ कि वो बेवकूफ बन जाए। कौम आपका बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। आपका जो शमशमा था, दबदबा था, जो तनतना था वो कमजोर हुआ है, आपका इशू डिक्लाइन हुआ है, आपके लिए लोगों के जज्बात कमजोर पड़े हैं। आप जो मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लें, अल्टीमेटली आपको मज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। इमरान खान साहब मज़ाकरात के लिए राजी होंगे या नहीं, लेकिन मैं ये PDM वाले मामले पे बात करूंगा शेख साहब, लेकिन मुझे ज़रा आप बताइए, जिस मफादात के टकराव का इस वक्त जिक्र हो रहा है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब को लेकर, आप नहीं समझते कि कोई बेहतर और चॉइस हो सकती थी ताकि ये सवालात ना उठें? किसी और शख्स को आप सरबराह बना सकते थे इंक्वायरी कमेटी का। अभी तो कोई केस दायर नहीं होने जा रहा ना, इन्वेस्टिगेशन अभी तो तहकीक हो रही है। अल्टीमेटली ये इशू इतना बड़ा इशू बन जाना है कि पनामा 2 बनने जा रहा है, ये मेरी पेशन गोई है। और इसका फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कहाँ जाता है, और अभी तो ये सारे हकायक 45 दिन में सामने लाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने फैसला करना है कि केस को, मैंने नहीं फैसला करना, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने नहीं करना। लेकिन मैं कौम को जब कहता था कि यहां से ताबूत भी निकलेगा, सबूत भी निकलेंगे, तो लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे। मैं कहता हूं कि पनामा 2 है जी, दुनिया कोई माने ना माने, ये पनामा 2 बनेगा और इसका फैसला किस कोर्ट में होगा ये अभी नहीं मैं कह सकता। अभी इन्वेस्टिगेशन की मराइल में जा रहा है, कमेटी बन रही है, इसमें कोई फेडरल मिनिस्टर नहीं होगा और इसमें एक्सपर्ट्स लोग होंगे और कौम खुद फैसला कर लेगी जब हकायक को निकालेंगे और कानून और आइन के दायरे में निकालेंगे। जो जिसने गाजरें खाई हैं, अगर शेख रशीद ने गाजरें खाई हैं तो उसका नाम होगा, उसके पेट में दर्द उठेगी, उसको फकी मिलेगी। अगर शेख रशीद ने गाजरें नहीं खाई तो उसको फकी क्यों मिलेगी जी? एक और बात बता दूं, मैं भूल जाऊंगा कि शेख अजमत सईद ने वॉल्यूम 10 भी पढ़ी हुई है, मैंने नहीं पढ़ी हुई, उसने पढ़ी हुई।
शेख साहब, जब आप ये कहते हैं कि उन्होंने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है और इसलिए ये पनामा 2 साबित होगा, जिसके असरात इलेक्शन पर भी नजर आएंगे, जब आप खुद ये बातें करते हैं तो फिर आप इनकी तैनाती को मशकूक बना देते हैं ना। यही बात तो ऑपोजिशन भी कर रही है, फिर आप भी ऐसी बात करते हैं तो मशकूक हो जाती है उनकी तैनाती। फिर वो अभी कोई कोर्ट तो नहीं बन लग रहे, वो तो केस सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं अभी गया, अभी तो इब्तदाई मराहल में है कि देखा जा रहा है किस किस आदमी ने मुंह काला किया, किस किस आदमी ने गाजरें खाई, किस किस आदमी ने, देखो ना इसमें हमारे भी कुछ लोग हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता कल करे, कल परसों कोई हमारा बंदा भी इसमें, अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ। जब जब ये केस आगे बढ़ेगा, इसी तरह जिस तरह पनामा में केस निकले थे, इसी तरह ब्रॉडशीट में भी निकलेंगे। जिस तरह वहां से ताबूत में से सबूत निकलेंगे, यहां भी ताबूत में यहां भी निकलेंगे। तो जरा आप बताइए कि आप जानते हैं कि किस किसने गाजर खाई है? क्योंकि जब ये मुआहदा हुआ ब्रॉडशीट और नैप का, तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ इख्तिदार में थे, आप भी उनकी हुकूमत का हिस्सा थे, तो आपके इल्म में है कि किस किसने इससे फायदा उठाया, कहां पे गलती हुई, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट्स को हम देखते हैं और जो तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ मामला नैप की नाअहली का था कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी से मुआहदा कर लिया जो उस वक्त बनी थी और उसका सिर्फ सरमाया उसमें $200 का था। बाकायदा ऐसा लगता है कि कोई नेक्सस था और एक गठजोड़ के जरिए यह मुआहदा हुआ जिससे कौमी खजाने को नुकसान हुआ है और एहतसाब के नाम पे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है। देखें शहजाद, सब चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। लेट द नेशन डिसाइड, लेट द नेशन डिसाइड कि किसने गाजरें कितनी खाई हैं। अगर हमने खाई हैं तो हमारे खिलाफ भी कौम का हक सोच होगी। क्या इसमें परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी तहकीकात हो सकती हैं, क्योंकि उस वक्त सदर थे, ऑल पावरफुल थे? उस वक्त जो नैब चेयरमैन थे जनरल अमजद, क्या उनके खिलाफ भी तहकीकात होंगी? इन सब के खिलाफ तहकीकात होंगी? फिर मैं कह चुका हूं ना, मैं टीवी पे कह रहा हूं ना, मैं अखबारी बयान तो नहीं दे रहा, कल इसकी तरदीद करूंगा। जिसने गाजरें खाई हैं उसको फकी मिलनी चाहिए। मैं टीवी पे आपके इंटरव्यू में कह रहा हूं भाई, कोई अखबारी बयान नहीं जारी। अच्छा शेख साहब, कल जब ये आपने पनामा 2 वाला बयान दिया तो इसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा है कि शेख रशीद और जो दूसरे मेंबर्स हैं ईसीसी के, वो तो खुद मुल्जिमान की लिस्ट में है और इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि $30 मिलियन कैसे बाहर हमने भिजवाए, जिसके बाद पाकिस्तान हाई कमीशन का अकाउंट फ्रीज हुआ और ये रकम हमें देनी पड़ी। तो वो कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा इसका। उस बेंच के सरबराह थे जिसने जीआईटी बनाने का फैसला किया। हुकूमत कह रही है वॉल्यूम 10 भी उन्होंने देखा हुआ है, इस मामले का भी उन्हें पता है। आप मुस्तरद कर रहे हैं, उन्हें ना बनाए तो किसे बनाए? देखिए शहजेब साहब, बात यह है, ये वो वजीर हैं जिन्होंने $30 मिलियन अप्रूव किया ईसीसी में और कैबिनेट में और लंदन भेजा और फिर वेवर दिया और उस वेवर से पैसे मिल गए ब्रॉडशीट को। वो कैसे? वो तो आज इसमें मुल्जिम है, उन पे तो इल्जाम है कि आपने ये गलत किया। बताइएगा हुआ क्या था ईसीसी की उस मीटिंग में, जिसका एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी सर्कुलेट कर रहा है। नवंबर में ये अप्रूव किया गया कि $30 मिलियन हमने देने हैं। क्या हमने उसमें जल्दबाजी की? क्या इसको रोका जा सकता था? क्या हुआ था? डिस्कशन क्या हुई थी उस हवाले से? देखिए ईसीसी का मैं मेंबर हूं, मेरे सामने तो कोई ऐसी बात मेरी याद नहीं पड़ती। कल जाके बुध को ईसीसी का मैं मेंबर हूं, मैं खुद सोच रहा था कि देखूं कि ईसीसी, क्योंकि जब शुगर और आटे की एक्सपोर्ट का मसला आया, मैंने ऑन राइटिंग ऑन वे वहां उससे इख्तलाफ लिखा था। ये 30 मिलियन का जो आप कह रहे हैं, बुध के दिन जाके देखूंगा। अभी तो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं कि ये किस डेट में हुआ और कब हुआ, पूछूंगा, मेरे नोटिस में नहीं है अभी तक। नहीं, आप इसको चेक करेंगे। लेकिन जो टीओआर सामने आए हैं तो उसमें तो ये नुकता नहीं है कि जो आपके हुकूमत में, यानी कि 2018-19 में एक जनरल मलिक नामी शख्स थे, मूसवी कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कट मांगा कि अगर हमारा दोबारा मुआहदा होता है तो हमारा कट क्या होगा। ये टीओआर का हिस्सा नहीं है। और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि जनरल मलिक साहब कौन है, आपके इल्म में है ये कौन मलिक साहब थे जिन्होंने जाके कट मांगा है? देखें, मैं काफ़ी जर्नल्स को जानता हूं, मेरा हल्का एहतराम के साथ इस मुल्क के अजीम जर्नैल हैं, लेकिन मैं जनरल मलिक साहब को नहीं जानता। और देखें, जर्नैल्स इस वक्त इस मुल्क में सैकड़ों की तादाद में होंगे, मे भी हज़ारों की तादाद में हों, सैकड़ों की तादाद में तो लाजमी होंगे। अब इस मुल्क में फैशन बन गया कि फ़ौज के खिलाफ बात करना। अच्छा, ये वो फौज है। कल मैं कराची गया था, रेंजर्स में 143 लोगों ने कराची के हालात को ठीक करने के लिए जान दी है, सिर्फ रेंजर्स ने कराची में। कोई मजाक है 143 लोग? और कराची के अमन में हम घूम रहे हैं और मजे कर रहे हैं और हुकूमतें बना रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं।
इवन कोस्ट गार्ड की 41 शहादतें। आप देखें हमारी फौज की दास्तान है। आप उनका नाम सिर्फ इस वजह से कि आप उनके गेट नंबर की 4 की पैदावार हैं, आपको वो लाए, आप काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकते थे, आपको उन्होंने आगे लाए, उसका आपने सिला ये दिया उनको कि आप कोई मौका नहीं जान। आप में और मोदी में और रॉ में क्या फर्क है? वो भी यही चाहते हैं कि फौज का इमेज खराब हो, यही आप चाहते हैं। फिर मुल्क ने तो आगे चलना है जी। मुल्क तो शेख रशीद का भी इतना है जितना मरियम साहबा का है, जितना बिलावल का है। लेकिन शेख साहब ये इल्जाम तो मूसवी ने लगाया ना। कावे मूसवी ने कहा है कि एक जनरल मलिक नामी शख्स से उन्होंने हमसे कट मांगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अगर कहते हैं कि जिसने गाजर खाई है उसको फकी मिलेगी, तो यहाँ पे उनके इस हवाले से भी इंक्वायरी होगी कि क्या कोई ऐसे जनरल मलिक साहब थे जिन्होंने ये कट मांगा अपना। लेकिन आगे बढ़ते पीडीएम के हवाले से बात करते हैं। आपकी ये प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई। आपने कहा था कि ऑपोजिशन ना इस्तीफा देगी, और आपने ये भी कहा था कि वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे, और ये होने जा रहा है। सेनेट के इंतखाबात में वो हिस्सा भी ले रहे हैं। इसकी वजह क्या थी? आपके इस एतमाद की वजह क्या थी? और क्या पसे पर्दा कोई पीपल्स पार्टी ने डील कर ली है जिसकी वजह से उन्होंने पहले फैसला किया कि हम बाय इलेक्शन भी लड़ेंगे, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे? जिस तरह मैं ये कहता हूं ना, सूरज मशरक से मगरब निकले, इमरान खान ना इसराइल को तस्लीम करेगा, ना एनआरओ पे जाएगा, हुकूमत छोड़ देगा। वो कोई बड़ा फैसला कर लेगा, सरेंडर नहीं करेगा। इसी तरह मैं समझता हूं, देखें अब मैं महसूस करता हूं कि आसफ जरदारी और बिलावल थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ सियासत कर रहे हैं, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी आसफ जरदारी के क्लचेस में है। क्लचेस से निकलने की कोशिश कर रहा है बिलावल, और सिंध को अगर वो छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे जी? ये मुल्क बड़े बादशाह हैं ये लोग। यहां इक्तदार ना भी हो तो फिर भी एक मसला है, इक्तदार हो तब भी मसला है, दोनों तरफ से मसला है। उनको समझ आया कि भाई हम किसी तरफ के नहीं रहेंगे, कटी हुई पतंग होंगे और किसी जगह पकड़ के कोई डीफ्रीजर में लगा देगा। अच्छा शेख साहब, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम 10 जलसे भी कर लें उससे फर्क नहीं पड़ना, हुकूमत ने कहीं नहीं जाना है। एक ही आईनी तरीका है, पार्लिमानी तरीका है हुकूमत को घर भेजने का, और वो है अदम एतमाद की तहरीक। बिलावल कह रहे हैं कि हम दूसरों को भी कायल करेंगे, दूसरी पार्टीज को भी कायल करेंगे कि यही तरीका है। अब इतने एतमाद की वजह क्या है पीपल्स पार्टी के? बिलावल भुट्टो क्यों समझते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक से वो हुकूमत हटा सकते हैं? आप कहते हैं इत्तेहादी आपके साथ खड़े हुए हैं, उनके पास क्या श्योरिटी है आपके ख्याल में ऐसी? सब इत्तेहादी हमारे साथ हैं और इत्तेहादी साथ रहेंगे। देखें, देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। इस चेहरे को बदलने के लिए जो स्टैंड लिए गए हैं उसके लिए भी एक रास्ता चाहिए। ये एक अच्छा रास्ता है। अच्छा, अदम एतमाद इन्होंने चेयरमैन सेनेट में इधर 66 थे, उधर 11 कम हो गए। अदम एतमाद इन्होंने स्पीकर के इलेक्शन में, इन्होंने सदर के इलेक्शन में, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में सारे करके देख लिए। खुद मौलाना फजलुर रहमान इस असम्बली में सदारत के उम्मीदवार थे, इसी असम्बली में जिस पे लानत भेजते हैं। अल्लाह की इससे बड़ी नाशुक्री क्या है? उस असम्बली में लानत भेजते हैं जिसकी सदारत के उम्मीदवार थे और जिसका बेटा अभी असम्बली में बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम ने पहले हुकूमत गिराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अवामी दबाव से हम हुकूमत गिराएंगे, जलसे किए, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। ये भी कहा कि प्रेशर क्रिएट करने के लिए अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो वो भी देंगे, और अगर सिंध असेंबली की कुर्बानी देना हुई तो वो भी दी जाएगी। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत को घर भेजने का एक ही वाहिद तरीका है, और वो आईनी और कानूनी तरीका अदम एतमाद की तहरीक है, जिस पर हम दूसरी जमातों को भी कायल करने की कोशिश करेंगे। कल दोबारा इस हवाले से उन्होंने बात की और क्या कहा, सुन लीजिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है। जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए, हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे, एक पेज पे लेकर आएंगे, फिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता है। चाय की प्याली पे जब मीटिंग होगी तो उससे पसीना निकलेगा, 10 जलसों से इतना पसीना नहीं निकला। दूसरी तरफ
PMLN जो कि डेडलाइंस दे रही थी हुकूमत गिराने के हवाले से। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये कहा है कि हमारा मकसद, हमारी तहरीक का मकसद सिर्फ हुकूमत गिराना नहीं है, निज़ाम को तब्दील करना है। तो क्या अब PDM अपने इनकलाबी एजेंडे से मुकम्मल तौर पे पीछे हट रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 10 जलसों से कोई प्रेशर नहीं क्रिएट हो सकता, अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहिए और हम दूसरी पार्टीज़ को भी इस पर कायल करेंगे। क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से इस बार संजीदा है या सिर्फ वो एक बहानाबाजी है क्योंकि वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते, इस्तीफे नहीं देना चाहते, इसलिए अब तवज्जो तमाम जमातों की अदम एतमाद की तहरीक पर लेकर आए, या उनको आपके ख्याल में कोई एश्योरिटी है, कॉन्फिडेंट है वो कि इससे ही हुकूमत गिराई जा सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में एक तो ये कि बिलावल के सिवा किसी और जमात को, ना मौलाना फजल रहमान साहब को, ना मुस्लिम लीग नून को और ना कौम परस्त जमातों को ये एतमाद है और न इस ऑप्शन को वो कंसिडर कर रहे हैं, अदम एतमाद के ऑप्शन को, क्योंकि वो ये समझते हैं और बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं कि माजी करीब में जो कुछ हुआ है सेनेट के इलेक्शन में, चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद में या उससे आगे पीछे, तो वो कहते हैं कि भाई ये काम कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा, जिस तरह की पीपल्स पार्टी का मौजूदा सिस्टम में स्टेक सबसे ज़्यादा है, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मौजूदा असम्बलियों को कंटिन्यू करना ये जितना इमरान खान को अजीज़ है उतना ज़्यादा पीपल्स पार्टी को अजीज़ है। और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो उनको शायद सिंध भी ना मिले, तो जबकि दूसरी तरफ बाकी सब जमातें ये समझती हैं कि री इलेक्शन की सूरत में बहरहाल उनकी पोजीशन इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होगी। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह कि बिलावल साहब इस पे कभी भी मौलाना साहब को या नवाज शरीफ साहब को कायल नहीं कर सकते। अलबत्ता वो सब इस बात पे कायल हैं कि बिलावल साहब और जरदारी साहब की किसी हद तक डील हो गई है और जो उनके ज़ाती मसाइल हैं उस हवाले से उन्होंने अपने लिए रियायत ले ली है। और उनको चूँकि ये यकीन है, आप देखें कि PDM बना भी इनकी दावत पे था और जो लाहेअमल बना था उसमें पीपल्स पार्टी भी शरीक थी, लेकिन पीपल्स पार्टी अपना मकसद उधर लेके उससे पीछे हट गई। अच्छा, मुस्लिम लीग का मसला भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ साहब और मरियम वगैरह वो इस चीज़ में कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस हो या ये मौजूदा निज़ाम चले। जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने बात की है तो उन्होंने बेसिकली नवाज शरीफ साहब के बयानिए की तर्जुमानी की है, लेकिन उनको एक दूसरा प्रॉब्लम है और वो ये है कि उनका सेकंड टियर अपनी मजबूरियों और अपनी केसेस और अपनी खौफ की वजह से अपने लीडरशिप के उस बयानिए के साथ नहीं जा सकती, इसलिए वो भी इस्तीफों के ऑप्शन से पीछे तो हट गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरह उनकी कोई डील शील नहीं हुई है अभी। अच्छा, क्योंकि आपने एक जो ट्वीट किया था 1 जनवरी को, उसमें आपने ये कहा था कि जरदारी साहब जिस गेम प्लान का हिस्सा है, अब मियां नवाज शरीफ भी इसका हिस्सा बन गए हैं और अब दोनों एक पेज पर हैं, लेकिन आपके ख्याल में अब वो पेज नहीं आया अभी तक, नवाज शरीफ साहब किसी डील का हिस्सा नहीं बने हैं? देखिए, ये वो वक्त था कि इससे पहले मैंने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट मैंने तब किया था कि जब बिलावल साहब गिलगित में कैंपेन चला रहे थे जी। और उन्होंने दचके वाले बयान दिया, तो उस दचके वाले बयान के बाद ही मैंने ये बात की थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब दचका बन रही है PDM के लिए, और उसको उस वक़्त कुछ लोगों ने उसका यकीन भी नहीं किया और ख़ुद बिलावल साहब ने बहुत बुरा बनाया, क्योंकि ज़ुबानी तौर पर तो बयानिया अभी तक वो अहमद फराज वाला चलेगा, लेकिन अमल तो शिबली फराज वाला है। तो हम तो जानते थे कि भाई मामला अंदर से क्या हो गया। तो जो मुस्लिम लीग नून की मैंने बात की थी उस वक़्त अभी ये फैसला नहीं हुआ था मुस्लिम लीग नून का कि जी वो इस्तीफे नहीं देंगे या सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन मैं उस वक़्त मुझे अंदाज़ा था कि जब एक मरतबा पीपल्स पार्टी ने ये रास्ता छोड़ दिया और दूसरा मुस्लिम लीग नून के सेकंड टियर की जो लीडरशिप है, तो उनके एक पेज पे आने का मतलब मेरा सिर्फ इस्तीफे ना देने और सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने की हद तक था। लेकिन अगर अभी के बयानिए के लिहाज से एक पेज पे नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा है और फॉरवर्ड गाइडेंस भी दी है। उन्होंने कहा है कि नियर टर्म में भी जो शरह सूद है वो बरकरार रहेगी और अगर पॉलिसी रेट को बढ़ाना भी पड़ा तो उसको ग्रेजुअली बढ़ाया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बेहतर हो रही है, बिजनेस सेंटिमेंट बेहतर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एक्टिविटी बरकरार रहेगी या नहीं। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा है, लेकिन कल एक मुख्तलिफ बात देखी गई। उन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस दी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि नियर टर्म में भी जो पॉलिसी रेट है वो 7% पर रहने का इम्कान है और अगर आगे जाके पॉलिसी रेट में कोई तब्दीली भी आती है तो वो ग्रेजुअल तब्दीली होगी। आप कैसा देखते हैं इस फैसले को कि उन्होंने एक फॉरवर्ड गाइडेंस दी है? क्या इससे फ़ायदा होगा, क्लैरिटी होगी और क्या जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है उसमें आसानी होगी, एक रोड मैप होगा लोगों के सामने? बिल्कुल, आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है कि रोड मैप जो दे दिया उन्होंने, और उन किसी वजह से उन्होंने दिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन 8% पे भी है तो उसमें फूड इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हाई है, 13% पे है, कुछ 12.5 जो अर्बन में है और 13.5 रूरल में है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वक्ती तौर पे हैं और ये जैसे ही अब हमारी हार्वेस्ट होगी वीट की और अब शुगर भी प्रोडक्शन हो रही है तो उसकी वजह से ये कीमतें कम होंगी। और अगर हम देखें कि हमारी नॉन फूड इन्फ्लेशन जो है वो तो 4% से भी कम है अर्बन एरियाज में और तकरीबन 6% है उसमें रूरल एरियाज में। तो ये जो है ये सिर्फ फूड इन्फ्लेशन का प्रेशर है, उसकी वजह से इनको मालूम है कि अगले ये जो जनवरी का महीना है इसके बीच में भी जब ये कंपेयर करेंगे पिछले जनवरी से तो फूड जो टोटल इन्फ्लेशन होगी वो तकरीबन 7% से भी नीचे आ सकती है। तो ये इन्होंने एक अच्छी गाइडेंस दे दी है ताकि लोगों को पीपल शुड बी एट ईज के, और ये टारगेटिंग कर रहे हैं ज़्यादातर ये कोर इन्फ्लेशन पे जो इस वक्त भी कोई 6.4% पे है। तो आई थिंक दे हैव गॉट अ कुशन। सही। तो आपको नहीं लगता कि नियर टर्म ये सूरत हाल होगी कि महंगाई होगी जिसकी वजह से दोबारा पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ेगा और जिसकी वजह से दोबारा हम एक कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं इकोनॉमी में? ये सूरत हाल अनकरीब आपको नहीं नजर आ रही है? अनकरीब तो मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन देखें जी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप अप्रैल मई में अगर आपके IMF प्रोग्राम में फिर से जाना शुरू करें और वो आपको मजबूर करेंगे आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाएं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ाएं, और वो अगर उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दी और क्योंकि सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है कि 3-4 महीने के बाद ये सूरत हाल हो सकती है। पर मेरा ख्याल में अभी से लेके ये मई तक जो है वो तो मेरा बेनाइन रहेगी, ऐसी रहेगी। शौकत अली साहब, हमने देखा कि जो इस माली साल के पहले 5 माह थे उसमें आपका जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में रहा, लेकिन अब जो नंबर दिसंबर के आए हैं उसमें $462 मिलियन का डेफिसिट है। ओवरऑल अभी भी 6 माह में तकरीबन $1.1 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये कितना कंसर्निंग हो सकता है? क्योंकि पहले भी हमने एक ह्यूज करंट अकाउंट सरप्लस देखा है $19-20 बिलियन का, उससे अब नीचे आए हैं। इकोनॉमी यहाँ से अगर ग्रो करना शुरू करती है, दोबारा आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, आपका ये डेफिसिट बढ़ सकता है। ये कितने कंसर्न की बात है इस वक्त, कितनी तशवीश की बात है? देखिए, अगर आप देखें वो 20 बिलियन का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो दो वजह से कम हुआ था। एक तो ये थी कि आपकी जो इंपोर्ट्स थी वो श्रिंक कर गई, एक्सपोर्ट ने भी श्रिंक किया, लेकिन आपकी वो इतनी नहीं श्रिंक की उन्होंने जितनी कि इंपोर्ट्स ने किया, और वो ऑयल प्राइसेस की वजह से ऑयल प्राइसेस गिर गई और आपकी डिमांड जब कम हुई तो इंपोर्ट्स गिर गई। अब जो पिछले 6 महीने में देखा जा रहा है कि आपकी लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई कि जो रेमिटेंसेस थी वो बरकरार रहीं, वो उन्होंने उसमें कमी नहीं आई, थोड़ी सी कुछ थोड़ा ज़्यादा ही हुई। लेकिन इस पिछले 6 महीनों में ये हुआ है कि आपको फूड का इंपोर्ट बिल पड़ गया है, आपको वीट, शुगर
और ये पाम ऑयल जो है इसकी कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो इसकी वजह से आपको तकरीबन अगर आप कॉटन की इंपोर्ट भी आप उसमें ऐड कर लें, क्योंकि आपको कॉटन शॉर्ट हो गई है, ये 1.5 बिलियन की आपको हिट हुई है। तो क्या हम इसको देखते हैं कि क्या और थोड़ी ऑयल प्राइसेस भी थोड़ी सी बढ़ी हैं, तो इसको अगर हम देखें कि ये आगे कैसे जाएंगी, तो मेरे ख्याल में फूड इंपोर्ट्स तो शायद थोड़ी कम हो जाएंगी, बिकॉज बीट भी आ जाएगी और सुना है शुगर भी काफ़ी ठीक है, और पाम ऑयल प्राइसेस भी गिरी हैं। लेकिन जो जैसे ही कोविड जो है दुनिया के बीच में ख़त्म होगा, तो उसके बीच में आपको जो है ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के तवक्को है, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ऑन द अदर साइड हम अगर देखें तो एक्सपोर्ट जो है, हालांकि 6 महीनों में वो बड़ी नहीं है, वो कोई तकरीबन 500-600 मिलियन से कम है, लेकिन दिसंबर के बीच में 2 अच्छी चीजें हुई हैं। एक तो आपकी टेक्सटाइल जो है वो 1.4 बिलियन डॉलर से बढ़ी है, विच मीन्स 8% से पिछले 6 महीने से, और दूसरा यह आपकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो 45% से बढ़ी है। इसका मतलब है वो कोई तकरीबन 274 मिलियन से बढ़ी है। तो ये 2 चीजें जो हैं, ये अगर इस तरीके से रहें और इसको तवज्जो दी जाए तो एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा सेविंग ग्रेस जो है शायद भाई, वो ये है कि आपकी जो रेमिटेंसेस है फैटफ की वजह से, और मेरा कुछ ख्याल है कि लोग जो है अंडर वॉइस करके एक्सपोर्ट को वापस लेके आ रहे हैं वाया रेमिटेंसेस के, उसकी वजह से आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो 6 महीने में 14 बिलियन पे चली गई, विच मीन्स कि आपको 2.8 बिलियन का इस वक्त 6 महीने में फर्क पड़ा है। सो माय ओन सेंसेस के ये करंट अकाउंट को हम ये ना समझें कि ये हमने सर कर लिया, कि ये बेसिकली हमने इसके ऊपर फतह पा ली है, बिकॉज इसमें काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। इंपॉर्टेंटली 2 चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि टेक्सटाइल, ये अपना आईटी एक्सपोर्ट जो है, जो अगर 45% बढ़ सकते हैं, तो ज़रा और अगर इसके ऊपर हम तवज्जो दें तो ये उससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरा हमें चाहिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब ये प्रेसिडेंट शी आ रहे हैं तो उनको कहें जनाबे वाला, आपने हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे दिए, अब आप ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, आप अपनी कंपनियों को कहें यहाँ आके यहाँ इंस्टॉल करें अपनी मशीनरी और यहाँ से एक्सपोर्ट करें, बिकॉज वो तकरीबन 85 मिलियन जॉब्स को वो रीलोकेट कर रहे हैं अपने मुल्क से बाहर के मुल्कों में। वो वियतनाम में जा रहे हैं, वो म्यांमार में जा रहे हैं, कंबोडिया में जा रहे हैं। वो चाहिए कि हमारे पास आए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ये पैसे खर्च किए हैं $60 बिलियन। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें इस वक्त ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हमने बसाना है। ये भी बताइएगा, ये रेमिटेंसेस का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि जब ये ट्रैवल बैन वगैरह खत्म हो जाएगा, आमतौर पर फ्लो की शुरू हो जाएगी, तो क्या दोबारा लोग हवाला हुंडी की तरफ चले जाएंगे, ऑफिशियल चैनल से नहीं भेजेंगे, या आपको लगता है ये रेमिटेंसेस जो है वो सस्टेनेबल है? देखें जी, मुझे तो लगता है कि ये जो फैटअप की वजह से कुछ काफ़ी जो है आपकी हुंडी जो हो रही थी, अभी काफ़ी हुंडी कम हो गई थी, लेकिन जो भी हो रही थी उसमें उस हुंडी में कमी आई है और वो डाइवर्ट हुए हैं ऑफिशियल चैनल से। एक तो ये बात है जो रहेगी, बिकॉज ये फैटअप जाने वाला नहीं है, ये ज़्यादा सख्ती करने वाले हैं ये। दूसरा ये है कि ये जो हमारा जो मेरा अपना ख्याल है, और कुछ लोग इसमें तायद करते हैं, कि हमारी ये एक्सपोर्ट्स हैं कुछ ये अंडर इनवॉइस हो रही हैं और वहाँ बाहर से जाके फिर वापस से ये राउंड ट्रिप हो रहा है। ये भी अगर हमने अगर रोक दिया इसको ऐसा करना, तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। अगर नहीं रोका तो ये रेमिटेंसेस के थ्रू वापस पैसे आएंगे। एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी कि नवंबर में हमने देखा जो एलएसएम ग्रोथ है वो 14.5% की रही, और ये पिछले पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं कि रिकवरी हमें नजर आई है एलएसएम में। क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि अभी एक ऑलरेडी इशू आ गया है, गैस शॉर्टेज थी दिसंबर में और जनवरी में ख़ास तौर पर, फिर हमने बिजली की कीमत बढ़ा दी है, और अब ये भी कहा गया है कि जो कैप्टिव पावर प्लांट है उनके ज़रिए गैस नहीं होगी, यानी कि नेशनल ग्रिड पे जाना पड़ेगा इन तमाम इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो या डोमेस्टिक मार्केट को केटर कर रही हो। आपके ख्याल से अगर ये होता है तो इसके बाद क्या मुश्किलात आएंगी इंडस्ट्री को, और सस्टेनेबल रहेगी ये जो ग्रोथ हमें नजर आई रिसेंटली एलएसएम में? सिद्धार्थ भाई, अगर हम 1, 2, 4 चीज़ों पे अगर फोकस करते रहेंगे ना, तो उसमें जो ऊंच नीच आएगी वो हमें अफेक्ट करती है। हमें बड़ा ब्रॉड बेस अपने आप को करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, और इसमें सबसे बड़ा रोल एक हमें लेके आना पड़ेगा एसएमई का। एसएमई बेचारे लोग हैं, वो बिल्कुल यतीम लोग हैं, उनकी कोई नहीं सुनता। हम अगर उनको अगर तवज्जो देना शुरू कर दें
और उनमें कोई 5, 10, 15% ग्रोथ आना शुरू हो जाए, जो कि आ सकती है, तो ये बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी तो ऊपर ऊंच नीच होती रहेगी, क्योंकि कभी गैस नहीं है, कभी कुछ हो जाता है, कभी वो कहते हैं हमारे जी वो रिफंड रुक गए हैं, कभी कुछ होता है। तो हमें ब्रॉड बेस करने के लिए, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ब्रॉड बेस करने के लिए एसएमई के ऊपर भी जरूरी जोर देना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि ये हमें अपनी इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव करना पड़ेगा दुनिया के बीच में। दुनिया के बीच में इस चीज पे नहीं होता कि गैस अगर मिले तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो नहीं मिले तो नहीं हो रही। शौकत साहब, अभी हमने कोविड के दौरान काफ़ी फैसिलिटेट किया इंडस्ट्रीज़ को। सीमेंट में हमने उनको फिक्स्ड, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें उनको फिक्स टैक्स रिजीम में लेकर आ गए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को आपने सस्ती बिजली और गैस दी है, सस्ता कर्जा मिल रहा है टर्फ स्कीम के तहत जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च की। ये तो फिलहाल मिल रहा है, ये मराद तो दी जा रही है। क्या जितना आउटपुट और परफॉर्मेंस है, क्या आपको लगता है कि वो इस मराद के बराबर ही है या उससे और बेहतर होना चाहिए था? क्योंकि ये जो मराद दी जा रही है ये लॉन्ग टर्म के लिए तो सस्टेनेबल नहीं होगी ना। देखें जी, मैं बताऊं, जो कंस्ट्रक्शन के अलावा जो जहां मराद दी गई हैं वहां तो मेरे ख्याल में ये उसके मुताबिक नहीं है जितनी मराद दी गई है। लेकिन ये भी लोग कह सकते हैं कि जी बाहर की मार्केट से इतनी खुली नहीं थी और उधर हमें इतनी सक्सेस नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये भी है कि हमारे इस मुकाबले में हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिसमें इंडिया वगैरह है, वो कोविड उनको ज्यादा हिट किया है, उनकी सप्लाई साइड जो है वो कम हुई है, तो हमें यहाँ काफी बेनिफिट मिला है। तो हम जिस तरह, तो आपका सवाल के जवाब में उस साइड पे तो हमारी मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस जो है एट पार नहीं है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्री है उसके बीच में मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपको मराद मिली है, ये 70 साल के बाद हमने हाउसिंग इंडस्ट्री को खड़ा करने की कोशिश की है और उसको चलने में देर लगेगी। अगर लोग समझते थे कि हमने मराद दे दी और दूसरे दिन टेक ऑफ हो जाएगा, वो नहीं ऐसे होता। इसके बीच में बैंकों का भी रोल आता है, इसके बीच में लोगों की अपनी एटीट्यूड भी होता है। उसके बाद जो आपका जो डेवलपर्स ने घर बनाने होते हैं ताकि लोग फिर जाके घर खरीदते हैं, तो ये सारी चीज जो है इसमें टाइम लगता है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता टेक ऑफ करने वाली है। और दूसरा जो लीगल साइड उन्होंने कवर की है, फोरक्लोजर लॉ, वो बहुत बड़ी कामयाबी है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे इकोनॉमी को अगले चंद सालों में 1 से 2% पर ईयर इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिलेगी इसकी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।